नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अघोष एवं सघोष, इसके साथ ही अल्प प्राण और महाप्राण भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, इसके जस्ट बाद ये कंप्लीट होता, उसके बाद हम अल्प प्राण और महाप्राण को भी देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम जैसे अघोष और सघोष। इन्हें देखिए, अघोष उसके साथ घोष भी होता है, सघोष भी होता है। घोष को ही सघोष भी कहते हैं। देखिए, घोष का मतलब होता है जैसे नाद, स्वर, आवाज, जैसे कोई साउंड हो ना, कोई झनकार हो, उसे कहते हैं घोष। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि जय घोष हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो घोष का मतलब अपने आप में खुद ही नाद है, लेकिन अघोष के साथ में, जैसे यहाँ पे अघोष है तो अ का अर्थ होता है नहीं। मैंने आपको कई जगह बताया है कि अ यहाँ पर एक प्रत्यय है और अ का अर्थ होता है नहीं। तो जो घोष नहीं है और घोष को सघोष, यानी जो स शब्द है, स का अर्थ होता है साथ या सहित। तो जरूरत नहीं है स की, लेकिन अघोष के साथ सघोष भी बोल दिया जाता है, साथ ही अघोष एवं घोष वर्ण भी बोले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि अघोष एक है और घोष को ही सघोष भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब आप समझ गए, घोष का मतलब ही नाद है और यहाँ पे सघोष है तो मतलब नाद के साथ, तो मतलब तो वही है। इसलिए दोनों वर्ण होते हैं, मतलब दोनों शब्द होते हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। अब अगर इनके पढ़ने की अगर हम बात करें तो देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब से 2-3 नंबर के प्रश्न तो आपके आने ही आने हैं। और कुछ और चीजें भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा दूंगी, क्योंकि जब हमने पूरे स्वर और व्यंजन यहाँ पे लिखे हैं तो कुछ चीजें आपकी रिवीजन भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पहले अघोष और सघोष हैं, बहुत इजी है और आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा। प्रॉब्लम ये है, ये समझ में बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब समझना, इनको सीखना अभी आप 2 मिनट में, चुटकियों में सीख जाएंगे। पर समस्या तब होती है कि ये जितनी तेजी से हमें समझ में आते हैं, उतनी ही तेजी से ये हमारे एग्जाम में हमें कंफ्यूज करके रफू चक्कर हो जाते हैं। और वहां हमें ये लगता है कि हमारे ये 2-4 नंबर, हमें ये हमेशा से महसूस होता है कि ये 2-4 नंबर हमारे तो कहीं नहीं जाने हैं, लेकिन ये वहां पे हमें कंफ्यूज करके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, इन्हें याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, वो मेरा अपना अनुभव है। मैंने कई जगह आपको बताए होंगे कि हमें चीजों को रिलेट करके याद रखना है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे। दूसरी बात, आप इसे इसी क्रम में पढ़िए, अघोष एवं सघोष। अघोष को हमें पहले पढ़ना है। क्यों पढ़ना है वो जब मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगी तो वहां पे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इन सबको समझने के लिए आपको स्वर और व्यंजन का सही क्रम भी जानना होगा। आप जानते होंगे, लेकिन मैंने लिखा है तो आप पहले देख लीजिए। आपको पता है कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें वर्णों का क्रम बिल्कुल यही है। पहले स्वर आते हैं, तो स्वर आप जानते ही हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसके बाद हमने बचपन से हमेशा पढ़ा है अंग और अह। ठीक है, पहले हम 13 पढ़ते हैं, हमें बचपन में यही पढ़ाया जाता है, 13 पढ़ते हैं, 13 स्वर। लेकिन वो जो अंग और अह है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्वर, यानी आपका प्रश्न एक यह भी होगा, घबराइएगा मत, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम अघोष और सघोष पर आते हैं। ठीक है, तो आपसे स्वरों की संख्या भी पूछी जाती है। तो पूरे जो स्वर है उनकी संख्या है 11। ठीक है, और 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। ये आप जानते होंगे,
अयोगवाह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो 4 वर्ण दिए गए हैं, उसमें आपका एक है क है, ज है, अंग है। उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा अयोगवाह वर्ण है। तो आपको याद रखना है कि अयोगवाह 2 ही होते हैं, अंग और अह। ठीक है, तो आपके स्वरों की संख्या हो गई 11। बात आती है व्यंजनों की। तो आप जानते हैं, अगर हम बात करें, प्रश्न 1 आपका यह बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो जैसे ही आपके सामने कुल शब्द आए, कुल मतलब टोटल कितने वर्ण हैं, तो वो 52 होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो व्यंजनों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये जो हमारे क से लेकर के म तक जो व्यंजन हैं, इन्हें वर्गों में विभक्त किया गया है। तो प्रत्येक 5 वर्ग, यहाँ पे 5 वर्ग आपको दिखेंगे। आपको वर्गों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमें अघोष, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण में हम वर्गों में प्रथम द्वितीय वर्ण इस तरह से बात करेंगे, इसलिए इन्हें आप जानते होंगे, तो भी एक बार इन्हें देख जरूर लीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें, तो ये संख्या अगर हम दे दें, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन्हें एक वर्ग में 5 वर्णों को रखा गया है। 5 अक्षर, वर्णों को ही अक्षर कहते हैं, और उनका जो नाम है, उनके पहले वर्गों का जो पहला वर्ण है, उसके नाम पर ही उस वर्ग का नाम होता है। जैसे क के नाम पर क वर्ग, च के नाम पर च वर्ग, ट के नाम पर ट वर्ग, त के नाम पर त वर्ग, ऐसे ही प के नाम पर प वर्ग। तो ये 5 आपके वर्ग हैं, और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। यानी अगर आप यहां से देखें यहां तक, तो ये आपके टोटल 5 × 5 25। ठीक है, और इन्हें तो आप जानते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत है नहीं। इन्हें कहते क्या हैं? ये जो आपके क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जो 25 आपके वर्ण हैं, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यह भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगे हाथ, इन्हें 2-4 जो आपके वीडियो में आपको कम से कम 7-8 नंबर के प्रश्न आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वो क से लेकर के म तक के वर्णों को, या क से लेकर के म तक के अक्षर को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो इनकी संख्या 25 है। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इस प्रकार 25। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन पता चल गए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी पता चल गई। अब यहाँ पे इन्हें कैसे बुलाया जाता है? कहा जाता है वर्गों। अब ये पूरा वर्ग बोला जाता है, तो कहा जाता है वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण या अक्षर। ठीक है, इसके साथ ही हिंदी में प्रयोग करके बोल देते हैं कि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर या वर्ण। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो ये प्रथम मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, ये जो आपके 5 व्यंजन हैं, 5 जो अक्षर हैं, ठीक है, मैं इन पे सर्कल नहीं कर रही हूं, बस आप ये देखिए। ठीक है, ये अंग, य, र, न, म, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। 3 नाम है इनके, और ये 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है कि जैसे पंचमाक्षर व्यंजन कौन से हैं, या अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5।
और आप देखेंगे कि वर्गों के अंतिम वर्ण है पंचमाक्षर। गिनती में हमने देखा ना 1 2 3 4 5, तो ये 5वें नंबर पे आते हैं, 5वां नंबर या अंतिम अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जिसे पंचमाक्षर कहते हैं, पंचम और अक्षर मिलकर के पंचमाक्षर बनाए। ठीक है, तो पंचमाक्षर कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आता है वह होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो अंतस्थ व्यंजन है, कहते हैं कि इनका जो उच्चारण होता है वो अंतःकरण से होता है, हृदय से होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ठीक है, फिर आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से इन्हें हम जैसे बुलाते हैं कि तालव्य या तालुश, इसे कहते हैं सलगम वाला स या सरबत वाला स। ज्यादातर हमने श से शलगम पढ़ा है, तो कहते हैं शलगम वाला स। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धन्य जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं मूर्धन्य श। इसका उच्चारण दंत से होता है, जिसे कहते हैं दंत्य, तो इसे दंत स या दंत्य स कहा जाता है। और ये आपका ह। तो ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो भी 4 हैं, इनकी भी संख्या 4 है, यह भी पूछे जाते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें संघर्षी व्यंजन? इसका ये जो ऊष्म वर्ण है आपके श, श, स और ह, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख में घर्षण होता है। हमारी जो स्वर तंत्रिका होती है ना, घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण गर्म हवा निकलती है। आप इन वर्णों का उच्चारण करके नहीं बोलिए श, श, स, ह, तो आपके मुंह से हवा निकलेगी। कहते हैं बहुत संघर्ष होता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, अब ये आपके स्वर और व्यंजन क्लियर हो गए, साथ में आपकी और भी कई चीजें आप यहाँ पे रिवीजन कर लिए हैं। हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष, मैंने आपको बताया कि घोष शब्द का मतलब होता है नाद, साउंड, आवाज। ठीक है, ये जो हमारी स्वर तंत्रिका है जहां से हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा समझिए, इसे हम कह सकते हैं कंठ। ये हमारी स्वर तंत्रिका होती है, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए यहां से ये हमारा कंठ होता है, ये ऐसे जैसे मुंह तक, ये कंठ से लेकर के मुंह, ये आपका मुख है, होस्ट। ठीक है, ओठ, लिप्स। तो ये हमारी स्वर तंत्रिका होती है कुछ इस तरीके से। और वर्णों का उच्चारण भी कैसे होता है कि स्वर तंत्रिका पर जो हम विभिन्न प्रकार के वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं, इतने सारे वर्ण हैं, इनका उच्चारण कैसे करते हैं कि हवा का दबाव पड़ता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, जिसके कारण ही विभिन्न प्रकार के वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्वर तंत्रिका होती। तो ये जो अघोष वर्ण होते हैं, तो कह रहे हैं कि स्वर तंत्रिका में कोई कंपन या कोई नाद नहीं होता, यानी अघोष वर्ण ऐसे वर्ण हैं, कुछ वर्ण अभी मैं आपको बताऊंगी, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रिका में कोई कंपन, कोई घर्षण या कोई नाद नहीं होता, कोई झंकृत नहीं होती, स्वर तंत्रिका हमारी झंकृत नहीं होती। क्या होता है? सिर्फ हवा निकलती है, श्वास निकलती है। ठीक है, इसमें कोई कंपन नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, इसमें से सिर्फ
श्वास निकलती है, यहाँ से वायु का जो दबाव पड़ता है, हवा का दबाव, वो हवा बाहर निकलती है। तो स्वर तंत्रिका में कोई कंपन नहीं होता, कोई नाद नहीं होता। ऐसे वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। उसमें से सिर्फ हवा निकलती है। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो सिर्फ हवा निकलती है हमारे स्वर तंत्रिका से। ठीक है, तो अघोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखिए। वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, इसके साथ ही श, श, स, ये। ठीक है, तो अब हम तो अघोष के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म या संघर्षी जो व्यंजन है उनके जो श है, तीनों जो श हैं, श, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत्य स, पर ह अघोष में नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये ध्यान में रखते हुए करिएगा, ऐसा ना हो कि आप ह को भी उसी के अंदर समाहित कर ले। ठीक है, और इनकी जो पूरी संख्या है यहीं पे काउंट करिए और अभी आपको पता भी चल जाएगा। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे हम इनकी संख्या लिख देते हैं 13 और इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अघोष के अंतर्गत वर्गों के प्रथम या पहला, दूसरा वर्ण, मैंने 1, 2 ऐसे कर दिया है, उसको समझिएगा कि वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण एवं श, श और श, इनकी टोटल संख्या हो गई 13। ठीक है, अब हमें सघोष भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनको याद रखने के तरीके बताऊंगी। ठीक है, बात आती है सघोष, या जिसे हम सिर्फ घोष भी कहते हैं। ठीक है, सघोष या घोष। क्या होते हैं ये सघोष या घोष? इनका मतलब आपको मैंने बता दिया है कि नाद या स्वर या आवाज जो होता है, जो साउंड होता है। अब ये जो सघोष वर्ण है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये जो हमारी स्वर तंत्रिका है, इसमें झंकार उत्पन्न होता है, इसमें नाद होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऐसे वर्ण सघोष वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, झंकृत होती है हमारी स्वर तंत्रिका, उसमें से नाद सुनाई देता है, आवाज सुनाई देता है, उसे कहते हैं सघोष वर्ण। बिल्कुल सिंपल है, दोनों को याद रखना। आप अ से अघोष जो शब्द है, अ का अर्थ हमेशा याद रखेंगे नहीं, यानी स्वर तंत्रिका में नाद नहीं होता। सघोष या जो घोष शब्द है उसका मतलब है कि घोष होता है, नाद होता है, स्वर तंत्रिका से हवा नहीं निकलती है, नाद सुनाई देता है, स्वर सुनाई देता है, झंकृत होती है हमारी स्वर तंत्रिका। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ण आते हैं सघोष वर्णों के अंदर? अब अगर आप देख रहे हैं कि हमने एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखा है स्वर और व्यंजन को, जितने मैंने आपको सर्कल कर दिए, इन्हें छोड़ करके जितने भी स्वर व्यंजन यहाँ पे बचे हैं वो सारे के सारे सघोष वर्णों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्या क्या आएंगे? सभी स्वर इसके अंतर्गत आएंगे। सभी 11 स्वर हैं, सभी 11 स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण एवं य, र, ल, व, ह। य,
र, ल, व और ह, ये सारे। तो आप ये देख लिए कि सघोष वर्णों के अंतर्गत आपके सभी 11 स्वर और वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इसके बाद य, र, ल, व और ह, ये सारे सघोष वर्णों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो यहीं पे संख्या भी आप देख लीजिए। आपके 11 स्वर हो गए, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31। देखिए बड़े सिमिलर से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है और सघोष वर्णों की संख्या, बिल्कुल उस संख्या को उलट दीजिए तो 31। ठीक है, अब हमें इनको याद कैसे रखना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही होती है। समझ में तो ये आपको बहुत आसानी से आ गए कि अघोष में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, इसके साथ ही जो श है, श, मूर्धन्य श और दंत्य स, वो आ गए। इनकी संख्या 13 है। अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम में उस समय होती है जब हमें एकदम करना होता है, तो हम इनकी संख्या में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं यहां भी परेशानी होती है। तो अब ये एक तरीका है जिसे आप ट्रिक समझ सकते हैं। मैं उसे एक तरीका कहती हूँ जो मेरा अपना खुद का है, जिसे हम याद कर सकते हैं। हमें रिलेट करना है। कैसे करना है अब बताइए। मैंने आपको पहले कहा था कि हमें इसी क्रम में पढ़ना है। आपको हमेशा पहले अघोष बाद में सघोष। क्यों पहले अघोष? अगर हम वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं और स्वर में भी सबसे पहले अ ही आता है और स तो बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अ को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर हम गिनती की बात करें अंकों की, तो 1 2 पहले आता है। ठीक है, अ भी प्रथम में आने वाला है, सर्वप्रथम अ, और अंकों में भी सर्वप्रथम 1 2 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपको इनकी संख्या भी याद हो जाएगी, कैसे वो बता रही। तो सबसे पहले आप अघोष को याद रखेंगे कि अघोष अ सबसे पहले होता है और 1 और 2 की संख्या भी आपकी पहले आती है, 3 4 5 बाद में आता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे। जब भी आपको एग्जाम में आता है कि अघोष पूछे या सघोष पूछे, तो आपको तुरंत वहीं पे दोनों को सेपरेट करना। पहले हमें अघोष पढ़ा है। अगर आपको यहाँ पे आप एक भी देखे हैं, ये चीज भी देखे हैं कि वर्णों का ये क्रम तो आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है, आपको पता है कि 11 स्वर होते हैं और आपके क से लेकर के ह तक जिन्हें व्यंजन कहा जाता है वो संख्या में 33 होते हैं और उनका यही क्रम है। अगर आपको अघोष याद है तो आप इतना ध्यान में रखिए कि शेष बचे हुए सारे के सारे वर्ण सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो अ भी पहले आता है, संख्या भी 1 और 2 आपकी पहले आती है। इसको कनेक्ट करके आप याद रखेंगे अघोष। ठीक है, ये जो संख्या है 13 और 31, यह भी आपको बहुत परेशान करती है। आप अघोष पहले पढ़े हैं, तो अगर हम इस संख्या की बात करें 13, ये जो 13 है, इनकी जो संख्या है तो 13 भी तो पहले आता है। अगर हम 31 से अगर इनको जोड़ेंगे, कभी हमारी संख्या गलत नहीं होगी। आप अघोष को पहले रखेंगे तो अघोष अ पहले आता है, संख्या 1 2 पहले आती है और इनकी जो संख्या है अघोष वर्णों की टोटल संख्या जो भी है वो है 30। अगर हम 13 और 31 31 में जो कंफ्यूजन होता है वो नहीं होगा। कैसे कि हमें याद रखना है कि 13 यह जो संख्या वो पहले आती है। तो जैसे ही आपका अगर एक याद है तो दूसरा आपका आसानी से याद है, और आपको तो ये संख्याओं को दूसरी कोई संख्या याद रखनी भी नहीं है। 13 याद है तो सघोष कितने होते हैं, बिल्कुल उसी गिनती को उलट दीजिए, उसी संख्या को 13 को 31 कर दीजिए। तो याद रखना है ऐसे ही, अघोष पहले आता है अ, 1 और 2 की संख्या भी पहले आती है और इनकी टोटल जो संख्या है अघोष वर्णों की वह होती है 13। तो सघोष की कितनी, 31। अघोष में कभी संख्या गड़बड़ी नहीं होगी। बस इतना याद रखिए कि
13 जो आपकी गिनती है, जो संख्या है, ये जो अंक है वो 31 के जब हम उसे करेंगे तो वो 13 जो आपका है, जो 13, वह संख्या पहले आती है। ठीक है, ऐसे जो प्रथम आता है उसे हमें याद रखना है। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये याद करने का एक तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण। तो देखिए अल्प, और हम पढ़ेंगे भी इन्हें इसी क्रम में, जैसे हमने अघोष पहले पढ़ा था, सघोष को बाद में पढ़ा, वैसे ही बिल्कुल हम पहले अल्प प्राण पढ़ेंगे, फिर हम महाप्राण पढ़ेंगे, तो हम इन्हें याद रख सकेंगे आसानी से। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अल्प प्राण, तो ये देखिए जो अल्प शब्द है, अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब होता है कि कम बोलने वाला। ठीक है, जैसे होता नहीं कि एक पूरे सेंट में एक वाक्य को जो एक शब्द प्रदान किया जाता है, तो आप वहां पे पढ़े होंगे कि कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। ठीक है, तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, और महा का अर्थ होता है ज्यादा। तो बिल्कुल अपोजिट है, अल्प का मतलब कम, महा का अर्थ होता है ज्यादा। ठीक है, और प्राण जो है, प्राण का मतलब प्राण वायु। मैंने आपको स्वर तंत्रिका बना के दिखाई थी ना कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु बाहर निकलती, जो हवा निकलती है उसे ही प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, तो प्राण का मतलब यहाँ पर प्राण वायु से लिया गया है। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से प्राण वायु अल्प, कम निकलती है, थोड़ी निकलती है, उन वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। और बिल्कुल वैसे ही आप याद रखेंगे कि महाप्राण क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से प्राण वायु ज्यादा निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। बिल्कुल ये अपोजिट हैं। इनका उच्चारण करते समय प्राण वायु कम निकलती है, इनका उच्चारण करते समय मुख से प्राण वायु ज्यादा निकलती है। ठीक है, अल्प और महा शब्द को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्राण वायु कम और ज्यादा भी आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। अल्प का मतलब होता है कम, महा का अर्थ होता है ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गए। अब बात आती है कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए मैंने लिख भी दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं एक नोट्स के रूप में, कि आप जब भी चाहें बस इनको देखें और आपको सब एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। तो देखिए लिखा सभी स्वर वर्ण, यानी ये सारे जितने आपके 11 स्वर हैं अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही वर्गों के, मैंने लिखा है वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी क, च, ट, त, प, वर्गों का पहला, तीसरा ग, ज, ड, द, ब और पांचवा इया, अंगा, इया, ड़, न, म। इसके साथ ही समस्त अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये इतने वर्ण, इतने अक्षर आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल वही जितने मैंने सर्कल करके हटा दिए, इसके बाद इसीलिए कहा है कि जो वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है, लिखने का जो क्रम है उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब जितने शेष बचे वो सारे महाप्राण में आ जाएंगे। तो अब महाप्राण में कौन कौन से आ जाएंगे? वर्गों का दूसरा और चौथा, यही तो बचे हैं, शेष यही बचे हैं। ठीक है, अब हम इन्हें सिंगल सिंगल सर्कल कर देते हैं, अलग थोड़ा सा दिखेगा और आप इन्हें समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो ग, ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। इसके साथ ही सभी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसमें सारे आते हैं। ठीक है, श, श, स और ह। तो ये सारे आपके आ जाएंगे महाप्राण के अंतर्गत। इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो संख्या को भी ध्यान में रखना है। संख्या अगर आपको
देखिए इन्हें याद रखने का बस एक ही तरीका है, अल्प प्राण और महाप्राण को, और अघोष और सघोष को भी, क्योंकि आपको वर्णों का सही क्रम बिल्कुल ऐसे लिखना है, यही वर्णमाला का सही क्रम है और इसी हिसाब से आप याद भी रखेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। तो ये जो देखिए ना कि आपका पहले स्वर आता है तो अल्प प्राण में सभी स्वर यानी 11 सभी स्वर। अब हमें अल्प के हिसाब से याद कैसे रखेंगे, हमने अ शब्द को पहले पढ़ा है, अघोष में भी हमने अ को लिया है पहले अघोष, क्योंकि अ पहले आता है। यहाँ भी हमने अल्प प्राण को पहले पढ़ा है तो अ। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि जो संख्या है वो पहला, तीसरा और पांचवा है, यानी पहला फिर एक गैप, फिर तीसरा, फिर एक गैप, फिर पांचवा। इस हिसाब से आपके वर्गों के प्रथम, तृतीय और सभी पंचमाक्षर यानी सभी अनुनासिक वर्ण और म के बाद तुरंत ही आपका य, र, ल, व आता है। तो याद रखना भी इजी है, अगर आप ऐसे लेते हैं तो सभी स्वर, फिर वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, उसके बाद उसके जस्ट बाद आता है य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। तो ये सारे आपके अगर आप देखेंगे तो ये 11 हो गए आपके स्वर, 5, 10, 15 और ये 4, टोटल मिला के आपके अल्प प्राण जो हैं वो हो जाएंगे 30, यानी कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो महाप्राण है आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने अल्प प्राण को सेपरेट किया, आपको ध्यान में रखना शेष जितने बचेंगे सारे वर्ण आपके महाप्राण में आ जाएंगे। तो बचेंगे क्या, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, इधर 5, इधर 5, 10 और इधर के ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे ऊष्म व्यंजन सारे आएंगे यानी 4 के 4, तो ये 10, फिर ये 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो महाप्राण वर्णों की संख्या हो जाएगी 14। ये हो गए आपके, बहुत इजी है और अगर आप इन्हें इसी क्रम में याद रखते हैं तो ये आपको आपके एग्जाम में कभी परेशान नहीं करेंगे। हमेशा अ से कनेक्ट करके रखिएगा, अघोष में भी पहला और दूसरा वर्ण संख्या भी वैसे ही आती है, यहाँ पे भी आपको अल्प प्राण के हिसाब से पहले पढ़ना है अल्प प्राण, तो पहला, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पहला, तीसरा और पांचवा सभी स्वर को हमने पहले ले लिया, सभी स्वर पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, उसके जस्ट बाद आपका य, र, ल, व आता है, सभी अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण जितने शेष बचते हैं यानी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। मैंने आपको संख्या भी बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ लाभ हो। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।